मैं समय हूँ। मैं आज महाभारत की अमर कथा सुनाने आया हूँ। ये अमर कथा कौरव वंश की सीधी साधी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारत वंश के उतार और चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के बीच के जंग की, और हर वक्त के, हर युग के लोगों को इस कथा से गुजरना पड़ता है, इस युद्ध से गुजरना पड़ता है, इस कुरुक्षेत्र से गुजरना पड़ता है। हालांकि मैं तो उस तरीके से नहीं बयां कर सकता इन शब्दों को जैसे महाभारत में किया गया था, लेकिन ये लाइंस आपने जरूर सुनी होंगी। और इसके आगे बोला गया था लास्ट में, अगर आपने महाभारत देखी हो पुरानी वाली, तो उसके अंत में बोला गया था कि हर युग में ये युद्ध चलता रहता है, ये इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता। और मैं क्योंकि समय हूं तो ये कहानी केवल मैं ही बयां कर सकता हूं, और इस युद्ध का कोई अंत नहीं, और मेरा भी कोई अंत हो नहीं सकता। हालांकि ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत गूज़बम्स आ जाते हैं, बहुत भारी वॉइस हमको सुनने को मिलती है, जैसे लगता है कोई देव से, ब्रह्मांड से कोई आवाज आ रही हो। लेकिन इस लाइन में समय के बारे में बहुत कुछ बयां कर दिया गया है। तो एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ और टाइम की, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ एंड टाइम में समय क्या होता है उसको हम समझेंगे, और इस लाइन में समय के बारे में क्या बताया गया था उसको भी हम समझेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आ गए हैं आप लोग माइंड मोड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 1, और आज हम बात करने वाले हैं लेंथ और टाइम के फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। और इसके साथ मैं आपको एट लास्ट ये बताऊंगा कि इस लाइन में जो बोला गया था कि मैं समय हूं और मेरा कोई अंत नहीं है, और जैसे जैसे हर एक युग में, हर एक क्षेत्र में, हर एक कुरुक्षेत्र में ये युद्ध चलता रहता है, और ये युद्ध केवल मैं बयां कर सकता हूं। आखिर ये समय है कौन, और मैं समय हूं, इसमें जो मैं है वो कौन है, और ये समय अपनी खुद की प्रॉपर्टी ऐसा क्यों बता रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ को मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप खुद बहुत सारी चीजें जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि पहले आप अपनी चीजों को ऑब्जर्व करें और उससे समझें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ क्या होता है। क्योंकि आप जब अपने अगल बगल की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो जो 2-3 चीजें आपके दिमाग में आएंगी, जितनी भी चीजें आपके दिमाग में आएंगी वो आपको पहले से भी समझ में आ रही हैं। फिजिक्स ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको आज समझ में आ रही। आप बचपन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, बस किताबें में लिखा हुआ उसको देखते हैं और उसको रट्टा मारने लगते हैं, क्योंकि बचपन से वही चीज आप करते आ रहे हैं, पर हमने ध्यान नहीं दिया है। हमने कभी, जैसे साइकिल चलाते वक्त हम फ्रिक्शन का यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते हैं, लेकिन हम कभी भी उसको ध्यान नहीं देते हैं, और जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम उसको कभी रिलेट भी नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ में हम लेंथ का यूज कहां कहां पे करते हैं, बस उसी की बात है। तो आप कहां कहां पर डेली लेंथ का यूज करते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कितना वक्त लगेगा, कितना तेज चलना है, कब तक पहुंचूंगा, ये सब आप डिसाइड करते हैं इसी बात से कि उन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या है। और किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन बताने वाली यूनिट है या क्वांटिटी है, हम उसी को तो लेंथ कहते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूं कि पहला काम क्या होता है लेंथ का, तो आप बोलोगे कि दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन या दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसको नापने के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। हाँ जी, सही बात है। तो पहला सिग्निफिकेंस यही होता है। जो दूसरा सिग्निफिकेंस है, तो दूसरा सिग्निफिकेंस पूछेगा कि किसी की लोकेशन बताने के लिए। सपोज दैट कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, मैं पूछूं कि ये पार्टिकल कहाँ है, तो आप बोलोगे कि रूम में है, पर रूम में तो पार्टिकल ये भी है, मैं भी हूँ, टेबल, चेयर, कुर्सी, कैमरा सब कुछ यहीं पे है, बोर्ड भी यहीं पे है। तो ये कोई एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं हो सकती है। अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे। जैसे कि मुझसे कोई मेरा एड्रेस पूछता है कि भैया आप कहाँ रहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि मैं धरती पे रहता हूँ, मैं ब्रह्मांड में रहता हूँ। इस तरह की अगर मैं लोकेशन बताने लगूं, क्या वो एग्जैक्टली मेरे तक पहुंच पाएगा। मान लीजिए मैं फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म में लिखा गया है कि गिव योर एड्रेस, अपना एड्रेस बताए, मैंने लिख दिया अर्थ। ये कौन सा एड्रेस होता है। और अगर ऐसे फॉर्म भर दिया तो वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
क्यों ऐसा हम नहीं करते हैं? क्योंकि हमको किसी भी चीज की लोकेशन जब बतानी होती है तो हम टू बी प्रिसाइज रहते हैं कि जितना करीब से करीब हो सके उतना करीब से करीब पहुंचाया जाए। तो अब जैसे कि आपका कोई घर पूछे, तो मान लीजिए फोन करके कोई रिश्तेदार आपका घर पूछ रहा है कि भैया हम आपके घर आ रहे हैं, प्लीज बताइए कि आप कहाँ पे रहते हैं। तो आप फोन करेंगे उसको और बताएंगे कि एक चौराहा है, चौराहे से लेफ्ट ले लीजिएगा, राइट ले लीजिएगा, पोल पड़ेगा, वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, फलाना ढिमकाना, इस तरह से आप रास्ते बताएंगे और वो आपके घर पे चला आएगा। लेकिन मान लीजिए मुझसे कोई रिश्तेदार अगर फोन किया, मैं बात करूंगा, अच्छा मेरे घर पे आ रहे हैं, देखिए अच्छा 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 आपको रास्ता नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, कोई एक कुत्ता भाग रहा होगा, कुत्ते के पीछे पीछे भागिएगा, जहां पे कुत्ता भागना शुरू कर देगा उसके बगल में चूहा दौड़ रहा होगा, उस चूहे के साथ साथ आगे आगे जाइएगा, वो जिस बिल में घुसेगा वहां से एक चींटी जा रही होगी, आप चींटी के साथ आगे आगे जाइएगा, जहां पर चींटी पहुंच जाएगी समझ लीजिएगा वही मेरा घर है। क्या एग्जैक्टली वो मेरे घर पे पहुंच सकता है? पॉसिबल ही नहीं। आप बचपन से इस तरह से रास्ते बताते आए हैं, ये दूसरा वाला तो मैंने जब बताया तब आपको दिमाग में आएगा कि अरे यार ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं। तो आप खुद जानते हैं कि हम किसी भी चीज की लोकेशन को कैसे बताते हैं। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि जब भी आप किसी को रास्ता बता रहे थे तो आपने चौराहे का, खंबे का, इस तरह की चीजों का यूज लिया होगा। चौराहा और खंबा क्यों यूज लेते हैं? ये खंबा वो वाला खंबा नहीं है जो शाम को लगाया जाता है। अगर इन दोनों पार्टिकल्स का यूज किया गया, दोनों चीजों का यूज किया गया, तो एक बात तो तय थी कि दोनों में से कोई भी चलता नहीं था, यानी कि हमने जो भी रेफरेंस लिया वो स्टेशनरी था, रुका हुआ था। क्या मैं चलते हुए पार्टिकल का यूज ले सकता हूं कि मैं बोलूंगा कि अच्छा उस खंबे पे, जिस खंबे पे आप देख रहे हैं, किसी खंबे पे कौवा बैठा होगा, तो कौवा जैसे ही उड़ेगा उसके पीछे पीछे जाएगा और मेरे घर पे आ जाएगा, वो कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो जब भी हम किसी भी चीज की लोकेशन बताते हैं तो हम पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसके रेफरेंस में बात करें जो पार्टिकल स्टेशनरी हो, और जो पार्टिकल स्टेशनरी होते हैं उसकी हेल्प लेके अगर हम चीजों को बताते हैं तो हम उस जिसकी हेल्प लिए होते हैं, जिसके रेफरेंस में बताते हैं, उसका नाम हम ओरिजिन रखते हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, इसको मैंने हवा में ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन पूछना चाहता हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है, तो कोई भी पॉइंट है जिसको आप ओरिजिन मान लेंगे। अब मैं आप लोग पूछेंगे कि ओरिजिन क्या मान सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ कुछ भी मान लीजिए। जब आप घर का रास्ता बता रहे थे तब तो ओरिजिन आप खुद चूज कर रहे थे ना, किसी ने आपको एप्लीकेशन लिख के दिया तो नहीं था, रूल लिख के दिया तो नहीं था कि आप चौराहे को नहीं बताएंगे, आप पेड़ को बताएंगे, आप खंबे को नहीं बताएंगे, आप रोड को बताएंगे। इस तरह की बात तो किसी ने की नहीं थी, वो सब तो आपकी मर्जी थी, आपकी श्रद्धा भक्ति थी कि आप चूज करिए। हाँ, आपका कॉमन सेंस कहता था कि वो पार्टिकल स्टेशनरी होने चाहिए, वही कॉमन सेंस यहाँ पे भी यूज करना है, फिजिक्स में भी, क्योंकि आप सब कुछ फिजिक्स से ही करते हैं। तो एक जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन को, वो ओरिजिन स्टेशनरी होना चाहिए, वो ओरिजिन आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप जो भी लोकेशन बताएंगे वो लोकेशन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी। इसको बोला जाता है स्पेटियल डायमेंशन। हालांकि अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, सबके बारे में बता देते हैं फिर लिख लेते हैं एक साथ। स्पेटियल डायमेंशन, स्पेटियल डायमेंशन का मतलब किसी भी पार्टिकल की लोकेशन बताना किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब जो ओरिजिन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब साइंस पढ़ते हैं तो हम ऐसे ओरिजिन को चूज करते हैं जो सबके लिए कॉमन हो। अच्छा, सबके लिए कॉमन ओरिजिन का क्या मतलब है कि मैं इस कमरे में हूं, उस बोर्ड को मैं ओरिजिन मान लूं, तो ये बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई और है, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो नहीं जानते इस बोर्ड को, वो नहीं जानते इस कमरे को, तो वो क्या कहेंगे कि हमको ओरिजिन तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैं एक कॉमन ओरिजिन बनाने की कोशिश करूंगा, और जो कॉमन ओरिजिन या कॉमन रेफरेंस बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस। खैर, एक्स वाई जेड जो एक्सिस है वो एक कॉमन ओरिजिन की तरह काम करती है, कॉमन रेफरेंस की तरह काम करती है। और फिर अगर ये दो बातें हो गई, पहली बात कि सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, दूसरी बात जो मैंने बताई कि स्पेटियल डायमेंशन, स्पेटियल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकल की लोकेशन को बताना विद रिस्पेक्ट टू एनी ओरिजिन। जो तीसरी बात है वो क्या होती है कि हमारी दुनिया कैसी है, हम अपनी दुनिया में कितने डायमेंशंस देख पाते हैं, तो इसका जवाब है कि हम 3 डायमेंशंस में देख पाते हैं। हमको पूरी दुनिया अपनी जो दिखती है वो 3 डायमेंशनल दिखती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दुनिया हमारी जो 3 डायमेंशनल होती है, क्या सबको 3 डायमेंशनल देखने को मिलती है? तो आप क्लास 10th की एनसीईआरटी में अगर देखे होंगे तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें एक चीज साफ साफ लिखी हुई है कि आपको कितने डायमेंशंस दिखेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी आंखें कितनी हैं। यानी कि अगर किसी के पास 2 आंखें हैं तो 3 डायमेंशन देख सकता है, किसी के पास 1 आंखें हैं तो मैक्सिमम 2 डायमेंशन देख सकता है। तो अगर किसी को 4 डायमेंशन देखना हो, 4th डायमेंशन देखना हो, तो उसके पास आंखें कितनी होनी चाहिए? उसके पास आंखें 3 होनी चाहिए।
आप समझ पा रहे हैं, जिनके पास 3 आंखें होंगे वही पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि टाइम को हम कंसीडर करते हैं एज अ फोर्थ डायमेंशन। लेकिन फोर्थ डायमेंशन चूंकि हम नहीं देख पाते हैं तो हम उसकी स्टडी अभी के लिए टाल लेते हैं। अभी के लिए टालने का मतलब कि आगे हो सकता है कर ले, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहे। तो जो हमारे 3 डायमेंशन है जिसके रेस्पेक्ट में हम पूरा वर्ल्ड पढ़ते हैं, एक्चुअली में वो तीनों के तीनों डायमेंशन भी तो लेंथ ही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये सब क्या है? लेंथ है। तो हम पूरे यूनिवर्स में जो डायमेंशन है उसको भी डिफाइन करते हैं लेंथ का यूज करके। तो लेंथ का यूज हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा, 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन बताने के लिए, स्पेटियल डायमेंशन बताने के लिए और वर्ल्ड के डायमेंशन बताने के लिए। एक जो चौथी चीज है वो और जरा ध्यान से सुनने वाली है और गौर करने वाली है कि जब कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, लाइट की स्पीड के से चलने का मतलब क्या होता है कि उसकी स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में हो जाए। एग्जैक्ट वो ना हो जाए, लगभग उसके बराबर हो जाए। जब उसके ऑर्डर में हो जाता है तो पार्टिकल की जो लेंथ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, यानी कि किसी पार्टिकल की लेंथ समथिंग है, मान लीजिए x है, और वो उस स्पीड से चलना शुरू हो जाता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो x से कुछ कम हो जाती है। तो फिजिक्स में यही 3 सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ हमको पढ़ने हैं। इन 3 सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ में जो पहला सिग्निफिकेंस है वो मैंने बताया कि सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो दूसरी बात हमने की वो मैंने बात की स्पेटियल डायमेंशंस, स्पेटियल डायमेंशंस। जो तीसरी बात की वो बात की 3 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड, और जो चौथी बात की वो बात की रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ। ये तीनों की स्टडी हम कब कब करेंगे हम जरा देख लेते हैं। तो जो हम पहले पार्टिकल की बात करेंगे सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये हम स्टडी करेंगे जिसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स में। काइनेमैटिक्स या पूरी मैकेनिक्स में ही हम इसकी स्टडी करते रहेंगे। सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। और सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या है कि अगर हम किसी भी पार्टिकल की लेंथ मेजर कर रहे हैं या 2 पॉइंट के बीच, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच का जो भी सेपरेशन होगा वो हम लिख देते हैं x। ये x मस्ट है कि एक लेंथ ही होगी। आप इसके सिवा हाथ में मान लीजिए इसकी यूनिट कुछ बदल सकते हैं, आप इसका नंबर बदल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो बदल सकते हैं, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी नहीं बदल सकते। ये मस्ट है कि लेंथ होगी। इसी को बोलते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ व्हेन वी मेजर सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो दूसरी बात है वो है स्पेटियल डायमेंशन, कि अगर मान लीजिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही बना देता हूं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड, मैंने अगर ऐसे डायमेंशन बना दिए, ऐसे एक्सिस बना दी और यहां पर कोई पॉइंट को रख दिया और इसका मैं बता रहा हूं कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स है, तो ये जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है मैं बोलूंगा कि ये इसके स्पेटियल डायमेंशंस हैं। अब एक्स वाई जेड एक्सिस क्या है कि मुझे एक्स पे इसका कितना अपना रिजोल्यूशन मिलेगा, वाई पे कितना रिजोल्यूशन मिलेगा और जेड एक्सिस पे कितना रिजोल्यूशन मिलेगा। रिजोल्यूशन का मतलब है कि ये ओरिजिन है, एक्स वाई जेड एक्सिस जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो यहां से कितनी दूरी चलने पर हमको एक्स पे, वाई पे, जेड पे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी कि हम इस पॉइंट पे पहुंच जाए, इसको हम बोलते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यही इसके स्पेटियल डायमेंशंस हैं। क्या चीज है? स्पेटियल डायमेंशंस। अब जरा इसके नीचे जो पॉइंट मैंने लिखा है इन दोनों को गौर से सुनिएगा। ये स्पेटियल डायमेंशन इस पार्टिकल की लोकेशन बताता है, इस पार्टिकल का नेचर नहीं बताता है कि ये 1D है कि 2D है कि 3D है। यानी कि मैं इसको चाहूं तो एक पॉइंट भी बना दूं, चाहूं तो मैं एक लाइन भी बना दूं और चाहूं तो मैं एक कोई 3D शेप भी बना दूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल ये क्या बताता है? लोकेशन बताता है। तो ये कौन सा डायमेंशन हुआ? स्पेटियल डायमेंशन। अगर मैं बात करूंगा 3 डायमेंशन वर्ल्ड की तो ये शेप्स होते हैं, जैसे कि एक पॉइंट है उस और एक लाइन है और एक ऐसे कोई 2D शेप है और अगर कोई 3D शेप है। मैं इसकी बात करूं तो ये तीनों के तीनों या चारों के चारों जो शेप्स हैं वो अपने आप में अलग अलग तरह के डायमेंशंस रखते हैं, जैसे कि इसमें न लेंथ है, न विड्थ है और न हाइट है।
इसमें केवल लेंथ है, इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें हैं। तो हालांकि ये देखने में दोनों चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये क्या बताता है, किसी भी पार्टिकल की लोकेशन, हमको उसके नेचर से कोई लेना देना नहीं है कि अगर वो पॉइंट है कि लाइन है कि शेप है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड की बात करें तो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में क्या चीज होती है कि थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि उसके पास कितने डायमेंशन है। इसके पास बोलेंगे किसी पॉइंट के पास कि उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। हाँ, अगर मैं बहुत बारीकी से बात करूं, बहुत डिटेल में बात करूं, तो कोई भी पार्टिकल ऐसा होता ही नहीं कि जिसके पास केवल लेंथ और ब्रेथ ना हो और हाइट ना हो। कुछ ना कुछ बहुत कुछ छोटा सा लेंथ या ब्रेथ होगा ही होगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पे इसके पास ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, जिसको हम सिग्निफिकेंटली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके। इसके पास केवल लेंथ है, इसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है, इसके पास तीनों चीजें हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो इसको मैं बोलता हूं वन डायमेंशन, इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल बॉडी, और इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल बॉडी। ये थ्री जो डायमेंशंस हैं, एक्चुअली में लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ है, और हाइट भी एक लेंथ है। तीनों की जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली में लेंथ ही है। तो जो थ्री डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड है, इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे ही कि इसके पास कितनी डायमेंशंस ऑफ लेंथ है। तो अगर किसी के पास एक ही डायमेंशन की लेंथ है तो उसको वन डायमेंशनल, किसी के पास दो डायमेंशन की लेंथ है तो टू डायमेंशनल, और किसी के पास थ्री डायमेंशनल लेंथ है तो थ्री डायमेंशन। ठीक है, और हमको एक बात समझ में आती है कि हम केवल और केवल थ्री डायमेंशन वर्ल्ड ही देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आंखें दो है। तो जिसके पास नंबर ऑफ आंखें दो है, वो मैक्सिमम जितनी डायमेंशन देख सकता है, वो मैक्सिमम डायमेंशन के नंबर जो है वो तीन हो सकते हैं। जो रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ है, ये आपके लिए एक नई चीज है, इसको मैं समझाना चाहता हूं और थोड़ा और डिटेल में। तो रिलेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ क्या होता है? पहली बात, हम स्पीड ऑफ लाइट को समझते हैं। मैंने चर्चा की थी मास वाले टॉपिक में भी कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत बहुत गहनता से समझने वाली चीज है, वो हमारी फिजिक्स को बहुत इफेक्ट करती है। उसको हम एक रेफरेंस के तौर पे, एक स्टैंडर्ड के तौर पे चूज करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट पे क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कि उसकी लेंथ कुछ x है, तो अगर ये कुछ नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए कि वो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, मान लेते हैं 300 किलोमीटर पर आवर, कितनी भी हो जाए, लेकिन अगर उसके रेस्पेक्ट में मैं स्पीड ऑफ लाइट लिखूं तो वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतने किलोमीटर एक सेकेंड में चलती है लाइट, इतने किलोमीटर। तो इसके रिस्पेक्ट में, अच्छा मैं आवर्स में बदल दूं तो ये तो वैल्यू तो और बढ़ जाएगी, लेकिन एक सेकेंड में इतने किलोमीटर चलती है, और यहाँ पर एक एक घंटे में इतनी बार। तो अगर कोई पार्टिकल इस स्पीड से चल रहा है, 300-400 की स्पीड भी काफी अच्छी खासी स्पीड मानी जाती है हमारे लिए। तो अगर ये 400 मान लेते हैं कि ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चल रहा है, तो ये लाइट की स्पीड की तुलना में ये स्पीड कुछ भी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल अगर फास्ट चल रहा हो, तेज चल रहा हो, तो मैं बोलूंगा कि इट्स स्पीड विल बी, इट्स स्पीड विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, अच्छा इन द ऑर्डर में बोल रहा हूं, ऑर्डर वर्ड का मतलब मैं थोड़ी देर में समझा देता हूं, और ये ऑर्डर वो ऑर्डर नहीं जो जज साहब ठोकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। स्पीड विल बी इन द ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। जब ऐसा कुछ होता है तो इस पार्टिकल की जो लेंथ है वो कुछ घट जाती है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो इसी पार्टिकल की जो लेंथ है वो कुछ घट जाती है, ये हो जाती है x डैश, और ये जो x डैश है ये कुछ कम होता है x की वैल्यू से। कब? जब स्पीड ऑफ जो पार्टिकल है उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। तो यहां पर डिफिनेशन क्या लिख देंगे कि when a particle moves very fast in space, अच्छा moves very fast in space का मतलब कि कौन सा फास्ट, यहां पर मैंने लिख दिया कितना फास्ट, स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर में, moves very fast in space, then its length get contracted, its length get contracted, और कॉन्ट्रैक्ट होकर कुछ कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, कितनी ज्यादा होती है, इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, ये हम आगे बात समझेंगे कि क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये आगे बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की, अभी इसको पढ़ना भी नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कब? जब स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तब। तो यहां तक हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंथ के बारे में बात कर ली,
और फिर हम इसके आगे चर्चा करने वाले हैं कुछ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे। आप इसको प्लीज लिख लीजिए एक बार, ये आपके लिए कोई नई चीज है, और बाकी जो 3 चीजें मैंने बताई वो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, ये थोड़ी आपके लिए नई चीज होगी। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं किस पे, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पे। तो लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह की यूनिट भी बन जाती हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्या लिखते हैं? मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट में 2 तरीके। कितने तरीके? 2। पहला जो तरीका है, जो पहला तरीका है वो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और जो दूसरा तरीका है वो इनडायरेक्ट मेथड। और जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि अगर मैं लेंथ को डायरेक्टली मेजर करूं तो वो डायरेक्ट मेथड होता है, और इनडायरेक्टली मेथड मेजर करूं तो वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से हमको क्या लेना देना है, हम क्या समझ रहे हैं इससे कि ये डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक स्केल दे दी मैंने, और स्केल से मैंने एक लाइन यहाँ पे खींच दी कि आप इसकी लाइन की लेंथ बताइए। तो आप क्या रखेंगे, एक स्केल यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि वहां 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लाइंस बनी होंगी, उस लाइन को काउंट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करने के लिए कुछ और दिमाग लगाएं, क्या लेंथ मेजर करने के बाद कुछ और आपको करना पड़ा? जवाब है नहीं। आपने डायरेक्ट स्केल रखा और आपको लेंथ मिल गई, आपको कोई भी दूसरा स्टेप करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में हमको 2 स्टेप या 3 स्टेप या कितने भी स्टेप करने पड़ सकते हैं। एक्चुअली में इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट जो होता है, इसमें हम कभी भी, इसमें इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में कभी भी हम एक स्टेप में आंसर नहीं निकाल सकते। हमको किसी फॉर्मूले का यूज लेना पड़ेगा, किसी कॉन्सेप्ट का यूज लेना पड़ेगा, किसी थ्योरी का यूज लेना पड़ेगा, कुछ भी यूज करेंगे, लेकिन हम एक स्टेप में इसका आंसर नहीं निकाल सकते। इसका आंसर निकालने के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अभी ये समझते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में कितने स्टेप्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कितने तरीके होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में एक जो तरीका है उसकी बात करते हैं। इस तरीके को बोलते हैं हम स्पीड टाइम रिलेशन। अब स्पीड टाइम रिलेशन क्या होता है? हमको पता है कि किसी बचपन में ही बहुत हम पहले हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होती है। यानी कि मैंने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमको मिलेगा क्वांटिटी वो एक डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। तो अगर मुझे बहुत लंबी दूरी नापनी है तो मैं उसको स्केल लेके तो नापूंगा नहीं। मान लीजिए मैं स्केल लेके 50 किलोमीटर नापने निकल गया, पॉसिबल नहीं कि मैं नाप सकूं उसको। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई पार्टिकल भेजूंगा जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। अब उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड थी और वो 1 घंटे तक चलता रहा, तो ए से लेके बी पॉइंट तक पहुंच गया। कहां से कहां तक? ए से बी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और चलने में 1 आवर का टाइम लिया, t इक्वल्स टू 1 आवर, और वो यहां से यहां तक पहुंच गया। तो मैं पूछूंगा कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे यह क्या बात करते हो, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो क्या डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? मैं बोलूंगा हाँ मिल जाएगा। तो करके देखो, 50 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। तो बोलोगे कि इसका आंसर कितना आएगा? 50 किलोमीटर। लेकिन मेरी एक बात बताओ, क्या यहां से यहां तक हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया था कि हमको कुछ और भी करना पड़ा? क्या हमको 2 स्टेप में कैलकुलेशन करनी पड़ी? तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हम कुछ और 2 क्वांटिटी मेजर करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से कोई तीसरी क्वांटिटी निकाल दी जाती है। तो स्पीड इनटू टाइम से हमको x मिलता है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके उसको हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। तो पहला जो तरीका है वो है स्पीड और टाइम का रिलेशन। दूसरा जो तरीका है वो है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड, जरा इसको समझिएगा कि पैरालैक्स मेथड क्या है। पैरालैक्स मेथड को समझने के लिए कोई पेन या उंगली को अपने आंखों के सामने रख लीजिए, दोनों आंखों के बीचों बीच, और आपको समझ में आएगा कि पैरालैक्स क्या होता है। इस पैरालैक्स को यूज किया जाता है हमको 3D मूवीज भी दिखाने के लिए। 3D मूवीज का कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ऑप्टिक्स में बहुत बेहतरीन इसका यूज आता है 3D मूवीज दिखाने के लिए।
अगर मैं ऐसे अपने आंख के सामने मार्कर को रख लेता हूं और मैं एक आंख को बंद करके बैकग्राउंड के रेफरेंस में इसकी पोजीशन देखता हूं, मैं इसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं? बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी कि अगर आपके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसकी ये चीज देखने में पॉसिबल नहीं है, आप इसको देखने में समर्थ नहीं होंगे। तो एक आंख को बंद करिए तो इसकी लोकेशन कहीं और दिखेगी, फिर उस आंख को खोल के दूसरी आंख को बंद कर लेंगे, तो जैसे ही हम दूसरी आंख को खोलेंगे तो इसकी लोकेशन पीछे बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहीं और हो जाएगी। वास्तविकता में इसकी लोकेशन बदलेगी नहीं, लेकिन इसकी लोकेशन बदलेगी विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब इसकी वैल्यू बदल जाएगी तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे? तो एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी दोनों आंखों के बीच में कुछ गैप है, इस आंख के बीच में कुछ गैप है, इस आंख के बीच में कुछ गैप है, और मैंने बीच में एक पार्टिकल रख दिया। तो जब मैं इस आंख को बंद करता हूं तो मुझे रे जो आती है वो यहां से आती है इस तरह से, जब मैं इस आंख को ओपन करता हूं तो ये रे मुझे ऐसे आती है। तो इस रे और इस रे में सेपरेशन है इतना का, और ये जो सेपरेशन है ये यहां पर जाके एक एंगल फॉर्म करता है। तो इस एंगल को अगर मैं पता कर लूं और ये यहां से यहां तक यानी कि अपने आंखों की दूरी पता कर लूं तो मेरी आंखों से कितना दूर है पार्टिकल वो भी मैं पता कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए ये पेन यहां पे थी, मेरी एक आंख यहां पे है और एक आंख यहां पे है। अगर मैं यहां से ये मेजर करता हूं कि यहां से एक बार रे ऐसे आ रही होगी, इस आंख पे पड़ रही होगी, फिर जब इसको मैं बंद करूंगा तो एक रे यहां से आ रही होगी, इस आंख पे पड़ रही होगी। मैं देखूंगा कि यहां से यहां तक के बीच का एंगल कितना है, मैं उस एंगल को मेजर कर लूंगा। तो मान लीजिए कि वो एंगल थीटा है। फिर यहां से यहां तक का सेपरेशन मेजर करूंगा, तो ये सेपरेशन मान लीजिए कि ये सेपरेशन x है। तो जरा आप बताइए कि इस x को मैं, एक स्ट्रेट लाइन तो मुझे दिख ही रही है, पर इस स्ट्रेट लाइन को क्या मैं किसी सर्कल का एक आर्क मान सकता हूं? आप बोलोगे कि कैसे मान रहे हैं? जब हम किसी बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसका जो आर्क होता है वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही आता है, उसका टेंजेंट ही आता है। तो यहाँ पर जो x है इसको हम क्या मान सकते हैं? एक आर्क। और ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो मान सकते हैं कि ये सेंटर है और ये सेंटर से कुछ एंगल फॉर्म हुआ। अगर ये सेंटर है और ये आर्क है तो प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? क्या इसी को रेडियस बोल देंगे? हाँ, इसी को रेडियस बोल देंगे। और अभी मैं प्लेन एंगल जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू क्या बताया होगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है रेडियस, यानी कि ये दूरी यहां से की आंखों से दूरी इसकी क्या है? तो आर बराबर क्या आर्क अपॉन थीटा नहीं हो जाएगा? आर्क की वैल्यू क्या है? x, थीटा की वैल्यू तो थीटा है, तो x अपॉन थीटा विल बी इक्वल टू रेडियस। क्या मुझे यहां से यहां तक या यहां से यहां तक की दूरी पता चल गई? जी हाँ, पता चल गई। अब मुझे यहां से यहां तक की दूरी निकालनी हो तो भी पता चल जाएगी। पूछो कैसे? क्या ये 90 डिग्री बनाएगा? बोलोगे हाँ। अगर ये 90 डिग्री बनाएगा तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? बोलोगे हाँ। ये दूरी x है तो क्या x/2 हो जाएगी? हाँ। अगर ये x/2 है, मैं इसको y मान लेता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको थीटा मानते तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो जाए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके अलग बनाता हूं, आपको समझने में आसानी होगी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई x/2, ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई y, ये वाली डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गई r। हमने r कैसे निकाल लिया था? पैरालैक्स मेथड से। इस तरीके से हमने x/2 कैसे निकाला? हमको दोनों आंखों के बीच की सेपरेशन पता थी, उसको मेजर करके हम जो तीसरी डिस्टेंस निकालने वाले हैं वो है y। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम में कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको, यहाँ पे थीटा है, θ/2 मान लेते हैं, यहां पर अगर θ/2 है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो मैं x/2 का अगर होल स्क्वायर लिखूंगा प्लस y का स्क्वायर लिखूंगा तो क्या ये r के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? तो y स्क्वायर की वैल्यू हमको पता थी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? r² माइनस x/2 का होल स्क्वायर का रूट कर देंगे, ये मिल जाएगी हमको y की वैल्यू। ये कैसे निकाला हमने? पैरालैक्स मेथड से। आप फिर से यहाँ पे देखिए, क्या मैंने यहां पर एक स्टेप में कोई आंसर निकाला है? नहीं, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया। मैंने यूज किया एंगल का फॉर्मूला, मैंने यूज किया सर्कल की प्रॉपर्टी, मैंने यूज किया रेडियस, मैंने यूज किया एंगल, और इस तरीके से मैंने निकाल लिया कि कितनी दूरी है दो पॉइंट के बीच में। ये भी दूसरा तरीका होता है। ये एक और तरीका है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, और इसी मेथड को बोला जाता है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ से चांद तक की दूरी, ये चांद वो आपका खिड़की के सामने वाला चांद नहीं है, ये जो आसमान में दिखता है रातों में वो वाला चांद है। तो हम क्या करते हैं कि अर्थ के दो पॉइंट के अलग अलग दो पॉइंट से
हम चांद के का एंगल निकाल लेते हैं कि चांद कितना एंगल बना रहा है, और फिर उसके बाद दोनों पॉइंट के बीच की सेपरेशन निकाल लेते हैं। तो ये एंगल अगर हमको पता चल गया, दोनों सेपरेशन पता चल गई, तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, ये एंगल कैसे निकाल लेते हैं, खैर उसकी बात अभी बहुत डिटेल में नहीं करते हैं, कि अगर एक पैरेलल लाइन है और ये एंगल में मेजर कर सकता हूँ कि इस पैरेलल लाइन से ये कितना एंगल मेजर करता है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये मैथमेटिक्स कहती है। तो इस तरह से निकाल लिया जाता है। मोटा मोटी हमको समझना था पैरालैक्स मेथड। तो पैरालैक्स मेथड भी एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है। फिर उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज किया जाता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत भर भर के पढ़ी होगी 9th में 10th में। तो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज करते हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। भैया सर्कल जैसा कि एक बहुत शानदार चीज है, उसी तरह से सर्कल की प्रॉपर्टी से हमने पैरालैक्स मेथड यूज किया था, तो हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल लेते हैं एक और तरीका, ट्रिग्नोमेट्री मेथड। अब ये ट्रिग्नोमेट्री मेथड क्या है, मान लीजिए कोई एक टावर है जिसकी हाइट x है, मुझे ये हाइट नहीं पता, मैं चाहता हूं कि ये हाइट मैं निकाल लूं। बीच में यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे पता है, मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस y है, ये y मेरे लिए नोन है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, yx की वैल्यू मुझे अननोन है, ये मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने एक लेजर पॉइंट किया, वो यहां से सीधे यहां तक आता है, ये क्या है, ये क्या बना दिया मैंने, एक लेजर, यहां से यहां तक सीधे, बिल्कुल सीधे। तो क्या यहां से यहां तक एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या मैंने ही लेजर लगाया हुआ है और मैं ही इस पॉइंट पे हूं, तो क्या मैं ये एंगल पता कर सकता हूं। अगर मुझे ये एक एंगल पता है, मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल पता है, तो क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। अच्छा, इस थीटा के लिए देखिए, ये वाला जो एंगल थीटा है, इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस है, तो प्लीज बता दीजिए एक बार आपकी इस थीटा के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन बताता है वो क्या बताता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन y। हमको x अननोन था, y नोन था, तो x की वैल्यू लिख देंगे y टेन थीटा। मुझे y की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो हम x निकाल लेंगे। क्या यहां पर भी मैंने एक स्टेप में आंसर निकाला, नहीं, मैंने थीटा निकाला, x निकाला, और इसकी हेल्प लेकर, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेकर मैंने एक डिस्टेंस निकाल ली। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट समझ में आया। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट में मैंने 3 तरीके बता दिए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ सब यूनिट्स ऑफ लेंथ पे, कि लेंथ की यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो लेंथ की यूनिट जो होती हैं, तो एक तो पहले मीटर होती है। तो जो मीटर है वो क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने कल जो पिछला लेक्चर था उसमें डिफाइन किया था कि एक केजी का मतलब क्या होता है। एक केजी का मतलब आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, मास और वेट के बीच में अंतर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है 1 मीटर। अच्छा, 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चूज करनी पड़ती है। क्यों ऐसा चूज करना पड़ता है, कोई ऐसी वैल्यू जो कभी भी बदले नहीं। क्योंकि अगर मैं डे टू डे लाइफ में बात करूं कि 1 मीटर की वैल्यू हमको नापनी है, तो 1 मीटर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम भी रह जाता तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब कोई स्टैंडर्ड बनाएगा, कोई फिजिक्स वाला बंदा एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा होगा, तो वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा कि ये वैल्यू प्रिसाइज रहे। प्रिसाइज रहने का मतलब है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या 0.1 सेंटीमीटर की भी कभी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब स्टैंडर्ड ही गलत हो जाएगा तो बाकी चीजों को कंपेयर कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम क्रिप्टॉन 96 का एक आइसोटोप लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रिप्टॉन 96 का एक आइसोटोप। अच्छा, क्रिप्टॉन 96 एक रेडियोएक्टिव एटम है, तो उससे कुछ रेडिएशन निकलती रहती हैं। अब इसकी जो रेडिएशन निकलती रहती है उसकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो किसकी लेंथ, लगभग 1650 763, लगभग 1650 763 वेवलेंथ की, 1650 763 लगभग इतनी वेवलेंथ की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं 1 मीटर। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 मीटर की डिफिनेशन लिखने के लिए तो क्या लिख दोगे, द लेंथ ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ 1650 763 wavelengths of
क्रिप्टॉन 96 is defined as 1 मीटर। ये भी एक मीटर की लेंथ है, 1 मीटर की वैल्यू है। 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्रिप्टॉन 96 के 1650-763 वेवलेंथ की दूरी को हम बोलते हैं 1 मीटर। अच्छा, लाइट के सिग्निफिकेंस में कैसे बात की जाती है, इसका एक और डिफिनेशन है 1 मीटर का। वो क्या चीज है उसको भी समझते हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है उसको समझते हैं। यानी कि अगर लाइट को हम 1 सेकेंड चलने की इजाजत दें तो 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल कर जाएगी। 1 सेकेंड, मैं 1 सेकेंड की वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिखा है कि लाइट को अगर 1 सेकेंड चलने की इजाजत दी जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 मीटर चल जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर कितने समय में चलेगी, तो 1 मीटर में चलने में जो समय लगेगा वो लगेगा 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स। यानी कि इतने समय में लाइट जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर। तो इसकी वैल्यू जो है वो होती है एग्जैक्टली, अगर मैं इसकी बात करूं तो होती है 299736458। ठीक है, तो 1/इतने सेकेंड्स में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोला जाता है, 1 सेकेंड। तो 1 मीटर की एक और डिफिनेशन हो गई क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, the distance traveled by light in 1/299736458 second is called 1 मीटर। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये 1 सेकेंड का इतना हिस्सा है, और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं, अगर मैं लिखूं कि लाइट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट की, तो वो यही होती है 438 मीटर्स पर सेकेंड। इसको हम लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं। तो ये होती है 1 मीटर की डिफिनेशन। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। वैसे कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था कि 1 मीटर का कौन सा हिस्सा 1 मीटर को बोलेंगे, तो उसमें ये वाला सिग्निफिकेंस था। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको प्लीज लिख लीजिए। फिर उसके बाद कुछ और यूनिट्स पे चर्चा करते हैं। जैसे कि एक यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। कितनी, 1.496 × 10⁻11 मीटर। जरा लिख लेते हैं इसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU की जो वैल्यू है 1.496 × 10⁻11 मीटर। आप लिख लीजिए इसको, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ी बड़ी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। अब लार्ज डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, कि दो सन के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको मेजर करने का जो तरीका है वो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से निकालते हैं। एक और यूनिट आपने सुनी होगी, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर को बोला जाता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अच्छा, 1 मीटर को मैंने कैसे डिफाइन किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299736458 सेकेंड। तो इतना पार्ट में अगर लाइट इतने 1 सेकेंड के इतने हिस्से में लाइट जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसको हम 1 मीटर बोलते हैं। तो अगर लाइट को पूरा 1 साल चलने की इजाजत दे दी जाए तो वो जितनी दूरी चलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उस दूरी को हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अब ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होगी, तो लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होगी, लाइट इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट तो वही 3 × 10⁸,
और एक साल का समय मैं कैसे लिखूंगा, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब हम सारी की सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमको उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो वो कितना आता है, उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 11, सॉरी 10 की पावर 15, 9.46 इंटू 10 की पावर 15। क्या लिखेंगे, 1 लाइट ईयर। द डिस्टेंस traveled by light, the distance traveled by light in 1 year is called 1 light year। कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोई टाइम की यूनिट नहीं है, लेंथ की यूनिट है। सुनने में लगता है कि 1 लाइट ईयर मतलब कि कुछ साल वाल से रिलेटेड होगा, साल से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, लेकिन ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है डिस्टेंस की। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है, स्पीड बराबर। अच्छा ये देखिए इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट समझ में आया कि नहीं आया, ये है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं, उसी से एक यूनिट बनाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 365 दिन इंटू 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इसके बाद मैंने बोला कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू लगभग इतनी ही आती है। ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट है, जहां पर ये क्या है, ये स्पीड है, ये पूरा का पूरा जो मसाला है ये टाइम है, और स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाला है, डिस्टेंस। तो ये एक और आपके पास यूनिट हो गई। आप दोनों यूनिट्स को लिख लीजिए। एक तीसरी और आखिरी यूनिट की बात कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकेंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, और ये भी बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए काम में आती है। 1 पार्सेक क्या होता है, आप लिख लीजिए। 1 पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक होता है 3.626 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 3.26 टाइम ऑफ लाइट ईयर्स। तो 1 पार्सेक जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.26 लाइट ईयर्स। तो एक लाइट ईयर की वैल्यू तो हमने यहां पर लिख रखी है, कितनी, 9.46 इंटू 10 की पावर 15। इसमें 3.26 मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.09 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ये होती है 1 पार्सेक की वैल्यू। अच्छा 1 पार्सेक को डिफाइन करने का एक और तरीका है, वो तरीका हम समझते हैं। एक पार्सेक को डिफाइन कैसे किया जाता है हम जरा वो समझते हैं। ये पार्सेक जो है ये पैरालैक्टिक सेकंड एक पैरालॉक्स वाले मेथड से आता है, नाम से भी थोड़ा पैरालॉक्स जैसा लग रहा होगा। ये कैसे आता है, ये आता है पैरालैक्स मेथड से। मैंने बताया ना कि जितने अलग अलग तरीके हैं नापने के, उस तरह से अलग अलग यूनिट भी बन गई। तो पैरालैक्स वे से हम क्या नापते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड। तो पैरालैक्टिक सेकंड क्या कहता है कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है तो यहां पर सेंटर और सेंटर से कोई पार्टिकल है जो पेरीमीटर के अलोंग चल रहा है, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल करे, यानी कि इसकी जितनी दूरी होगी कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे, लेकिन सेंटर पर जो एंगल बना है वो 1 सेकेंड हो। अच्छा 1 सेकेंड कौन सा एंगल होता है, आप समझते होंगे कि डिग्री सबसे छोटी यूनिट है एंगल की, पर डिग्री से भी छोटी यूनिट्स होती है। जैसे कि अगर मुझे 1 डिग्री से भी छोटी यूनिट नापनी हो तो उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट, और 1 मिनट से भी जो छोटी यूनिट होती है वो 1 सेकेंड होती है। ये मिनट और सेकेंड टाइम वाले मिनट और सेकेंड से अलग है, टाइम वाला मिनट सेकेंड अलग होता है, ये एंगल का मिनट और सेकेंड है। तो ये जो एंगल है ये 1 सेकेंड वाला एंगल है, और कितनी दूरी चली हो, 1 AU चली हो, तो इसका कुछ रेडियस होगा। तो जो रेडियस इसका आएगा उस रेडियस की जो वैल्यू होगी वो 1 AU अपॉन 1 सेकेंड होगी कि नहीं होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड।
और ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम बोलते हैं 1 पारसेक। पारसेक का मतलब पैरालैक्टिक सेकंड, और इसकी वैल्यू क्या होती है 3.09 10 के पावर 16 मीटर। अच्छा, मैंने 3 यूनिट्स बताई, इन तीनों यूनिट्स में आप देखेंगे पैरालैक्टिक सेकंड जो होती है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है, और वास्तविकता भी यही है कि सबसे बड़ी आज तक की जो लेंथ नापने की यूनिट बनाई गई है वो 1 पारसेक यानी कि 1 पैरालैक्टिक सेकंड है। पैरालैक्टिक सेकंड देख के भी समझ में आता है कि ये कोई ऐसी यूनिट होगी जो टाइम यूनिट होगी, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर पारसेक जो है ये पैरालैक्टिक सेकंड में जो पैरालैक्टिक वो शो करता है कि हम पैरालैक्स मेथड यूज कर रहे हैं, और जो सेकंड है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो एंगल बना है वो 1 सेकंड का बना है। तो ये बात होती है 1 पैरालैक्टिक सेकंड और 1 पारसेक की। 1 लाइट ईयर की बात हमने कर ली, और 1 अपना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर ली, और कुछ छोटी छोटी यूनिट्स भी हैं जैसे कि माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो माइक्रो अगर कहीं पे लिखा हो, मिली लिखा हो तो उसका मतलब होता है 10 के पावर -3। माइक्रो लिखा हो तो उसका मतलब समझिएगा कि 10 के पावर -6। फिर उसके बाद नैनो लिखा हो तो 10 के पावर -9, पिको लिखा हो तो 10 के पावर -12, और फेम्टो लिखा हो तो 10 के पावर -15। आप इसको लिख लीजिए, कई बार बहुत जगह पे काम भी आता है, और ये प्रीफिक्स है। अगर कहीं पे भी ये लगे हो इसका मतलब आप समझिएगा कि यही है। ये केवल और केवल मैं लेंथ के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई भी यूनिट हो जिसके आगे मिली लगा हो, माइक्रो लगा हो, पिको लगा हो, फेम्टो लगा हो, उसका मतलब यही होता है। माइक्रो मैंने क्या क्या बोला, मिली, माइक्रो, नैनो, ये नैनो वो वाला नैनो नहीं है, चलाओ ना नैनो से बांधने वाला नैनो नहीं है, नैनो, पिको और फेम्टो, या इसको फर्मी भी बोला जाता है। माइक्रो की जो डिस्टेंस वाली यूनिट है इसको माइक्रोन भी बोला जाता है, लेकिन यूं अगर आम भाषा में बात करें तो इसको माइक्रो बोला जाता है। कहीं पे मिली लगा हो तो इसका मतलब 10 के पावर -3 होता है, माइक्रो लगा हो इसका मतलब 10 के पावर -6 होता है, नैनो लगा हो इसका मतलब 10 के पावर -9 होता है, पिको लगा हो इसका मतलब 10 के पावर -12 होता है, और फेम्टो लगा हो इसका मतलब 10 के पावर -15 होता है। और एक यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये जो यूनिट है ये पक्की पक्की यूनिट ऑफ लेंथ ही है, इसका मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर। ऊपर जो लिखा है ये सारे के सारे प्रीफिक्स हैं। ये क्या है, प्रीफिक्स, ये कोई यूनिट नहीं है, लेकिन 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो एक यूनिट ऑफ लेंथ है, अ यूनिट ऑफ लेंथ, ये कोई प्रीफिक्स नहीं है। यानी कि अगर कहीं पे एंगस्ट्रॉम आएगा तो आप प्रीफिक्स की तरह उसको ट्रीट नहीं करेंगे, एंगस्ट्रॉम में एक पक्की यूनिट ऑफ लेंथ है। अच्छा, एटम का जो साइज होता है, एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी कि 10 के पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होता है। जो न्यूक्लियस का साइज होता है ये है रेडियस ऑफ एटम। तो एटम का साइज ये होता है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी का मतलब कि 10 के पावर -15 के ऑर्डर में। न्यूक्लियस 1 फर्मी, 1 फर्मी का मतलब कि 10 के पावर -15 मीटर। तो ये सब यूनिट ऑफ लेंथ थी। अब टाइम की जो चर्चा जो मैंने आज बात की थी टाइम के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी बात हम कल करेंगे। आज आपको बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम टाइम की बात कल करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको लेंथ के बारे में इतना कुछ मैंने समझाया। लेंथ को जहां पर भी आपकी जिंदगी में कभी भी लेंथ को यूज करना होगा, आप बेझिझक बेधड़क आराम से यूज करिएगा। लेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया, यानी कि कहीं पर भी सेपरेशन की बात की जाएगी, डायमेंशन की बात की जाएगी और स्पेशल डायमेंशन की बात की जाएगी, वहां पर जिस चीज क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे वो लेंथ होगी। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग तरीके बताए, कौन कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बताया। डायरेक्ट मेथड जो होता है उससे हम डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर निकाल लेते हैं। जो इनडायरेक्ट तरीका होता है उसमें हम किसी फॉर्मूले, किसी थ्योरम और किसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और उस कॉन्सेप्ट से हम आंसर निकालते हैं। उसके मैंने 3 तरीके बताए। जो पहला तरीका था वो स्पीड टाइम रिलेशन था, दूसरा पैरालैक्टिक सेकंड था या पैरालैक्स था, और जो तीसरा तरीका था वो मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका। फिर उसके बाद मैंने कुछ यूनिट्स बताई। इन यूनिट्स को आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 1-2 नंबर में या 1-2 क्वेश्चन कभी पूछ दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कोई अगर आपका 1 नंबर का भी नुकसान कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आप कल थोड़ा सा समय के बारे में मैंने आज एक स्टेटमेंट बताई थी जो महाभारत की, आप जरा समय को ऑब्जर्व करिएगा। कभी कभी आप देखेंगे कि
समय हमारे लिए बहुत तेजी से बीत जाता है। जब हमको कोई काम करने में मजा आता है, कोई मूवी देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो समय बहुत तेज बीतता है। और जब कोई पढ़ने को बैठ जाए, कोई बोरिंग काम करने को बोल दे, तो समय को लगता है कि कितना यार, कितना धीरे धीरे बैठ रहा है, चल रहा है। और आइंस्टीन की एक स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की गोद में बैठे हैं या उससे बात कर रहे हैं, तो आपको 1 घंटे भी 1 सेकंड के बराबर लगेंगे। और आप अगर गर्म तवे पे बैठे हैं, तो आपको 1 सेकंड भी 1 घंटे के बराबर लगेंगे। ये आइंस्टीन का स्टेटमेंट था, जिन्होंने बताया कि टाइम क्या होता है। तो इस स्टेटमेंट से, और मैंने जो क्लास में स्टार्टिंग में पहला स्टेटमेंट बोला था, इन दोनों स्टेटमेंट से हम समझेंगे कि लाइट एक्चुअली में है क्या। और उसके बाद हम अगला लेक्चर खत्म करेंगे इस टॉपिक को, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर और इरर्स। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते रहिए जो 11th और 12th में है। अगर वो बोर्ड्स की या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप साथ में लाइए, उनके साथ शेयर करिए ये सब कुछ, पूरा का पूरा कंटेंट। ये कंटेंट आप जितना देखते रहेंगे, हम लोग उतना आपके लिए बनाते रहेंगे, और पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए दिया जाएगा। प्लीज हमारे वीडियोस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। माइंड वॉर एकेडमी एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।